Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 10th के जनन चैप्टर के बारे में पढ़ चुका है। अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल्स के प्लेलिस्ट को खोल के क्लास 10th बायोलॉजी को जब ओपन करेंगे तो वहां पर आपको जनन के 7 लेक्चर्स अपलोड मिलेंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो आप अगर अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देखिए, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसके साथ ही हम लोगों को भी ऊर्जा की प्राप्ति हो, ताकि और अधिक ऊर्जा के साथ आपके लिए कार्य किया जा सके। तो चलिए दोस्त, बिना लेट किए आज हम लोग आनुवांशिकता और जैव विकास के इस बेहतरीन लेक्चर का शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करेंगे कहां से? तो सबसे पहले देखेंगे कि आनुवांशिकता है क्या, क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप आनुवांशिकता को देखें कि आनुवांशिकता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी। हेरिडिटी देखेंगे जरा आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता का अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कोई भी किसी भी जीव का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण संतान में स्थानांतरित होते हैं, तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिकता। चलिए दोस्त, आपको समझ में शायद आ चुका होगा कि आनुवांशिकता के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं। जीव विज्ञान के जिस शाखा में, ठीक है, जीव विज्ञान के जिस शाखा में आपको इस चीज की जानकारी मिलती है, यानी कि आनुवांशिकता और विभिन्नता, ध्यान देंगे, जब आनुवांशिकता होगा यानी कि जब पेरेंट का कैरेक्टर, माता पिता का लक्षण संतान में पहुंचता है, माता पिता का लक्षण जब संतान में पहुंचता है तो एग्जैक्ट फोटोकॉपी के फॉर्म में नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर हम अपना बात करें, आप अपना बात करें, या किसी भी जीव का हम लोग अगर बात करें, तो वहां हम लोगों को क्या मिलता है? क्या हम लोग अपने माता पिता का फोटोकॉपी है? तो जवाब होगा नहीं। कुछ ना कुछ विभिन्नता, कुछ ना कुछ विभिन्नता हम लोगों को अवश्य देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर कहने का मतलब यही है कि आनुवांशिकता वो हुआ जो लक्षण जो माता पिता से संतान में पहुंचा। अब इसमें कुछ लक्षण माता पिता से संतान में नहीं पहुंचता है, इसको हम लोग कहते हैं विभिन्नता। इसको क्या कहते हैं? विभिन्नता। या आप इसको दूसरे भी ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएशन कहा जाता है। वैसा लक्षण जो जीवों को, जो किसी भी जीव को अपने ही जाति के जीवों से अलग कर देता है। ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया? वैसा लक्षण जो किसी भी जीव को अपने ही जाति के जीवों से
अलग कर देता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को या इस लक्षण को हम लोग विभिन्नता नाम देते हैं। बात समझ गए? आनुवांशिकता और विभिन्नता आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या कहा गया? ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा माता पिता, क्या कहा गया? ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण संतान में स्थानांतरित होते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या पैतृक लक्षणों का। इसी का दूसरा डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा पैतृक लक्षण यानी कि पीछे वाले पीढ़ी का लक्षण आगे आने वाले पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इसको हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। अब दूसरा स्थिति है विभिन्नता, कि जो लक्षण स्थानांतरित नहीं होता है, जो लक्षण स्थानांतरित नहीं होता है। कुछ लक्षण ऐसे भी है जो स्थानांतरित नहीं होंगे, जिसके कारण उस जीव में कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। तो जो लक्षण नहीं स्थानांतरित हुआ, जिसके कारण जीवों में बदलाव आया, जिसके कारण वो जीव अपने ही जाति के जीव से अलग हो चुका है, उसी को हम लोग विभिन्नता नाम देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब जीव विज्ञान के जिस शाखा में आप आनुवांशिकता, ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया है कि जीव विज्ञान के जिस शाखा में आप आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, इसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवांशिकी नाम देते हैं। क्या कहा गया? ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, या जीव विज्ञान की वैसी शाखा जो हमें आनुवांशिकता और विभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करवाती है, इस शाखा को हम लोग क्या नाम देते हैं? जेनेटिक्स नाम देते हैं। आपको पता होगा 8th क्लास से आपको पढ़ाया गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल को कहा जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मेंडल के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, मेंडल के क्रॉस को देखेंगे, मेंडल के लॉ को देखेंगे, मेंडल का जो जीवन प्रक्रम रहा वो कैसा रहा, इन सारे बातों का डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। ये 3 टर्म पहले आपका क्लियर होना चाहिए, ये सीधा सीधा आपके बोर्ड में पूछा जाता है। क्या कहा गया? आनुवांशिकता, पैतृक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने का प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाता है। पैतृक लक्षण जब स्थानांतरित नहीं होगा तो उसके कारण उस जीव में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और वो जो बदलाव जो उसको अपने ही जाति के जीव से अलग कर देता है, इसको विभिन्नता कहा जाता है। और इसके बाद अगला है जीव विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग आनुवांशिकी या जेनेटिक्स नाम देते हैं। चलिए अब आप जरा देखेंगे कि जो लक्षण स्थानांतरित हो रहा माता पिता से संतान में, जो लक्षण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होता है, उस लक्षण को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस लक्षण को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक गुण कहते हैं। ध्यान देंगे जरा, टर्म पॉइंट को पहले समझेंगे, फिर चैप्टर्स पे डिटेल में बात करेंगे। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहां देखेंगे जरा क्या कहा गया कि आनुवांशिक गुण वैसा गुण जो क्या होगा? आनुवांशिकता में भाग ले रहा, वैसा गुण जो आनुवांशिकता में भाग ले रहा है, यानी कि माता पिता से संतान में स्थानांतरित हो रहा है। इस लक्षण, इस गुण को, इस लक्षण को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण। चलिए यहां तक का कहानी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जेनेटिक कैरेक्टर इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और दूसरा इसके बाद हम लोग देखेंगे विभिन्नता जो है, ये तो आनुवांशिकता देखे, अब विभिन्नता का बात करेंगे, और विभिन्नता के को हम लोग विभिन्नता का अलग अलग प्रकार देखेंगे कि किस तरह से विभिन्नता है और ये कैसे आ रहा है।
विभिन्नता। देखिए जरा, वेरिएशन क्या है, क्या कहा गया, अभी आपको तुरंत बताए हैं दोस्त, आपको याद होगा क्या कहा गया कि वैसा लक्षण जो जीवों को अपने ही माता पिता से या अपने ही जाति के जीवों से, अपने ही माता पिता से या अपने ही जाति के जीवों से अलग कर देता है, उस लक्षण को हम लोग विभिन्नता, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, विभिन्नता नाम देते हैं। चलिए, विभिन्नता का अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। विभिन्नता को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सोमैटिक, दूसरा है जर्मिनल। ये इंग्लिश में है, आपको नाम याद रखना है एज इट इज। ऐसा नहीं कि हम तो सर हिंदी माध्यम से हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, पढ़ना है थोड़ा थोड़ा आपको जो है यहां से मजबूत करते जाना है। चलिए पहले देखेंगे हम लोग सोमैटिक और दूसरा होता है क्या, जर्मिनल। पहला सोमैटिक का अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं कायिक विभिन्नता। क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नता। और दूसरा जो है ये क्या है, जर्मिनल यानी कि जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता, पहला क्या है कायिक, दूसरा क्या है जननिक। कायिक का जो है इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है कायिक का इंग्लिश, तो सोमैटिक। क्या होता है, सोमैटिक। ठीक है, वेरिएशन। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनल। जर्मिनल, ठीक है ना, यहां से इसको कहेंगे सोमैटिक और दूसरा इसको कहेंगे जर्मिनल। बारी बारी से दोनों का हम लोग करेंगे अध्ययन कि किस तरह से क्या है सोमैटिक वेरिएशन और क्या है जर्मिनल वेरिएशन। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, तो हम लोग बात करेंगे नंबर 1 है हमारा सोमैटिक यानी कि कायिक विभिन्नता। क्या है सबसे पहला, कायिक विभिन्नता। क्या है कायिक विभिन्नता, सोमैटिक वेरिएशन। देखिए अभी हम लोग बात की है कि सर कुछ लक्षण ऐसा है जो माता पिता से संतान में स्थानांतरित नहीं हो रहा है। कुछ लक्षण ऐसे हैं, कुछ लक्षण जो माता पिता से संतान में स्थानांतरित नहीं हो रहा है, उसके कारण विभिन्नता आया तो वो नहीं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हम अपने पर्यावरण से क्या करते हैं, गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले, एक मेरा एग्जाम्पल लीजिए, सबसे बढ़िया हम खुद हैं एग्जाम्पल में आपके सामने। क्या, अगर हम खुद का बात करें, कायिक विभिन्नता बताया जा रहा है आपको, ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, वो भी आपको जो है समझ में आएगा। केवल आप एग्जाम्पल पहले समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, याद रहेगा लंबा समय। अगर हम खुद का बात करें तो अभी हम अगर पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं या कोई भी बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है, तो ये लक्षण जो पढ़ाने का है ये हम अपने पर्यावरण से प्राप्त किए। ये लक्षण कहां से आया है, तो हम अपने पर्यावरण से प्राप्त किए। हम पहले खुद पढ़े, फिर मेहनत किए, फिर शिक्षकों से अलग अलग शिक्षक से ज्ञान प्राप्त किए, तब जाकर के आज हम इस लायक हुए कि हम फिर से अपने जैसे, जिस तरह से हम नीचे से यानी कि छोटे क्लास से आगे क्लास तक पहुंचे, तो छोटे क्लास से बच्चों को आगे क्लास तक पहुंचाया जाए। इसमें मेरे माता पिता का लक्ष्य, मेरे माता पिता जो है उनके लक्षण का कोई मतलब नहीं है। यानी कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, इससे इस लक्षण का जो हम पढ़ा रहे हैं, इस लक्षण का कोई लेना देना नहीं है। आप समझे आप, यानी कि क्या कहा गया कि वैसा लक्षण जो कोई भी जीव अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है, कोई जीव क्या करता है, अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है, इसको हम लोग कायिक विभिन्नता कहेंगे। यानी कि कायिक विभिन्नता में क्या कहा गया, ऐसी विभिन्नता जो पर्यावरण, जलवायु, वातावरण, भोजन आदि के कारण उपलब्ध होता है, इस विभिन्नता को हम लोग नाम क्या देते हैं, कायिक विभिन्नता। बात समझ गया ना, कायिक विभिन्नता क्या कहा गया। अब देखिए, ये हम अपने पर्यावरण से प्राप्त किए हैं, या आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसके माता पिता से वो लक्षण नहीं मिला उसको, वो खुद मेहनत किया, खुद उस लेवल तक काम किया है जिसके कारण वो इंटेलिजेंट हुआ है। तो ये कायिक विभिन्नता है, और ये विभिन्नता कभी अगले पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। ये विभिन्नता के
कि अगले पीढ़ी में कभी स्थानांतरित नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आज हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे बाद जो मेरा जनरेशन यानी कि मेरा जो आगे का जनरेशन होगा वो भी पढ़ाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कायिक विभिन्नता है और कायिक विभिन्नता कभी भी आगे आने वाले पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। बात समझ गए होंगे क्या कहा गया? जैसे एग्जाम्पल, इसके बारे में आप लैमार्किज्म आगे आने वाले टॉपिक्स में जब जैव विकास आपको बताया जाएगा, ये जैव विकास के बारे में जब आपके साथ चर्चा किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। लैमार्क इस पर अपना थियरी दिए हैं, आनुवांशिक लक्षण पे डार्विन का थियरी है। ये सारा इंटरेस्टिंग बात हम लोग इस वीडियो सीरीज में, आनुवांशिकता और जैव विकास के वीडियो सीरीज में जरूर करेंगे। आप वहां जुड़े रहिए, केवल लेक्चर्स जो अपलोड होते हैं उनको देखते रहिए। या बेहतरीन आपके स्तर से काफी अधिक ऊंचे तक आपको इस चैनल पे आपके लिए स्टडी करवाया जा रहा है। आप केवल वीडियो को देखिए और हैंड रिटेन नोट के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करिए, आपका तैयारी बेहतरीन होगा, ये एक बार विश्वास करके देखिए। चलिए दोस्त, कायिक विभिन्नता यानी कि सोमैटिक वेरिएशन का अगर बात करें तो क्या कहा गया? वैसा लक्षण जो पर्यावरण, जलवायु, वातावरण, भूजल, जल या वहां जो भी जीव रह रहा है उसके कारण जो विभिन्नता आ रहा है, इसको हम लोग कायिक विभिन्नता नाम देते हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा, अब देखिए यहां पर आपको यह भी याद रखना है सर कि कायिक विभिन्नता कभी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है। ठीक है ना? कायिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2 आपके पास है जननिक विभिन्नता। दूसरा क्या आपके पास? जननिक विभिन्नता, जर्मिनल वेरिएशन, यानी कि वैसा विभिन्नता जो यहां पर जर्मिनल लिखा हुआ है, जर्मिनल वेरिएशन, वैसा विभिन्नता जो माता पिता से संतान में आया और उसके कारण विभिन्नता उत्पन्न हुआ। यानी कि माता पिता के जनन कोशिका में कुछ परिवर्तन हुआ जिसके कारण विभिन्नता आया। माता पिता के क्या कहा गया? क्या कहा गया? ध्यान देंगे जरा। माता पिता के जनन कोशिका में कुछ विभिन्नता आया और उसके कारण वो क्या हुआ? विभिन्नता उत्पन्न हुआ। कुछ जनन कोशिका है जो जनन में भाग ले रहा, संतान में जो लक्षणों को भेज रहा है, उस लक्षण में कुछ बदलाव आया और वो बदलाव क्या किया? आगे लीड कर गया किस चीज में? विभिन्नता में। तो इसको हम लोग क्या कह दिए? जननिक विभिन्नता, यानी कि जर्मिनल वेरिएशन। क्या कहा गया? जर्मिनल वेरिएशन। मिस्टेक है यहां थोड़ा सा, सोमैटिक नहीं, जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, ये हो गया आपका, ये है सोमैटिक, ये रहा सोमैटिक। अब देखिए जरा, और ये रहा जर्मिनल। यहां हम लोग क्या बात किए? यहां सर हम लोग बात किए कि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा, लेकिन जो जननिक होता है ना दोस्त, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। यानी कि वैसा लक्षण जो माता पिता के जनन कोशिका के में बदलाव के कारण उत्पन्न हुआ, उस विभिन्नता को क्या नाम देंगे? जननिक विभिन्नता। और ये एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, तो इसको जननिक विभिन्नता नाम दे दिया गया। अब देखिए जरा विभिन्नता, ये जो विभिन्नता है, विभिन्नता का जरा महत्व देखिए आप। विभिन्नता का बहुत सारा महत्व है। पृथ्वी पर विभिन्नता का होना जरूरी है। विभिन्नता है इसलिए हम लोग इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां हम लोग क्या देखेंगे? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का महत्व। चलिए तो देखिए जरा विभिन्नता का क्या क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहले विभिन्नता के बारे में कहा जाता है दोस्त कि विभिन्नता विकास के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाता है। क्या कहा गया? विभिन्नता विकास के लिए, किसके लिए? विकास के लिए, विकास के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाता है। बात समझ गए ना? क्या कहलाता है? कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाता है।
ठीक है ना। यानी कि ये कहने का मतलब है कि अगर विभिन्नता नहीं होता है तो विकास संभव नहीं है। यानी कि विकास के लिए विभिन्नता का होना जरूरी है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट है कि विभिन्नता के कारण जीव एग्जिस्ट करता है, जीव पर्यावरण में बचा हुआ है। कहोगे कैसे बचा हुआ है? पर्यावरण में हम लोग लिखते हैं पहले बचा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जैसे देखिए लगातार बदलाव होते रहना जरूरी है, लगातार बदलाव होते रहना जरूरी है। इन द सेंस ये कहा जा रहा है दोस्त आपको कि अगर मान लीजिए कि आज से कुछ समय पहले जो वातावरण था वो इतनी गर्म नहीं थी, थोड़ा जो टेम्परेचर था वो क्या था, कम था। पर्यावरण बदला, मौसम बदला, यहां पर अलग अलग तरह के परिवर्तन हुए, आपके चारों तरफ जो स्थिति थी वो बदल चुकी है। तो अब अगर आप में विभिन्नता नहीं आता, आप में पहले वाला जैसे इसे समझिए, आज आप ये सोच रहे हैं कि हर आदमी, जैसे आपके दिमाग में पहले के जो लोग थे, जैसे ही कहा जाए कि शिक्षक होगा, ठीक, तो शिक्षक है तो आपके नजर में ट्रेडिशनल ड्रेस आता होगा, जो पारंपरिक परिधान है, धोती कुर्ता, ये पहले के शिक्षक का ड्रेस हुआ करते थे। आज के शिक्षक के बारे में जैसे ही आपको कहा जाए तो आपके दिमाग में कभी भी नहीं आएगा कि धोती और कुर्ता यानी कि जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक वेल मेंटेन्ड आदमी होंगे जो टाई बेल्ट लगाए हुए या फिर शॉर्ट जींस पहने हुए और उसको जो है अंडर शूटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो आज का दिमाग आपके ब्रेन में ये है, आज अगर आपके पास कोई धोती कुर्ता पहने हुए शिक्षक आ रहे हैं तो शायद आप सोचेंगे कि ये शिक्षक नहीं है। तो यही तो बदलाव है दोस्त, जीव पर्यावरण में बचा हुआ है, यानी कि लोग अपना परिधान बदला, शिक्षक अपना परिधान बदल चुके हैं। यही चीज क्या है, जीव विभिन्नता, और ये क्या किया हुआ है, पर्यावरण में जीवों को बचाए हुए है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्त, तो यही है विभिन्नता का महत्व। इसी तरह से आगे के टॉपिक पे अगर हम लोग बात करें कि विभिन्नता क्या है, विभिन्नता जो है इसका महत्व क्या है, तो अगला महत्व अगर आप बात करें तीसरा, तो क्या होगा, विकास के लिए हो ही गया है, जीव पर्यावरण में बचा हुआ है। यही मुख्य रूप से जो विभिन्नता का महत्व है जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपको याद रखना है, विभिन्नता का महत्व। चलिए अब देखेंगे हम लोग आनुवांशिक विभिन्नता आ कैसे रहा है। ये तो समझ लिए सर कि विभिन्नता क्या है, विभिन्नता का महत्व भी समझ लिए। अब विभिन्नता हो क्यों रहा है? जब एक ही माता पिता का लक्षण दो अलग अलग संतान में है तो दोनों संतान अलग क्यों है? यानी कि वही लक्षण जो माता और पिता का है, वही लक्षण आज अगर मेरे में है तो हम अपने माता पिता से अलग हुए क्यों? हम अपने माता पिता से, या आप अपने माता पिता से, या कोई और बच्चा अपने माता पिता से अलग हुआ क्यों? इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता के कारण क्या सब कारण है आनुवांशिक विभिन्नता का, ये समझेंगे जरा। आनुवांशिक विभिन्नता का कारण क्या क्या हो सकता है एवं उसका संचय, यानी कि ये जमा कहां हो रहा है, कहां से ये आ रहा है और कहां जमा हो रहा है आगे के पीढ़ी में जाने के लिए। तो चलिए दोस्त, सबसे पहला आप समझिए, हमारे शरीर में लक्षणों को संचित करने का काम जो है वो गुणसूत्र का है। ठीक है, किसका है? गुणसूत्र का। ध्यान से समझेंगे, एकदम इसको कंसंट्रेट करके समझेंगे, ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले क्लास में, यानी 12th में आपको फिर से ये सारा चीज मिलेगा। मान लेते हैं ये कोशिका, मानना है दोस्त, ये कोशिका नहीं, इतना बड़ा कोशिका किसी का नहीं होता है, बात समझ गया ना, ये कोशिका है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कहोगे ठीक है सर, आप कहते हैं तो मान ही लेते हैं कि कोशिका है। चलिए, अब आपको यह भी बताया गया होगा कि इस कोशिका के नीचे केंद्रक है, इस कोशिका के नीचे केंद्रक है। जी सर, बताया गया। अब आगे, इस केंद्रक में इस तरह का एक संरचना
आपको देखने के लिए मिलता है। मिलता है ना। इस तरह का संरचना केवल एक नहीं, कई संरचना ऐसा मिलेगा आपको। मनुष्य के एक कोशिका में 40 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ये आप क्लास 9th से जान रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग करते क्या है ना कि इसको जरा खोलते हैं। क्या करते हैं? खोलते हैं। किसको? इस गुणसूत्र को। इसको जरा हम लोग यहां करते हैं। ये रहा गुणसूत्र और इसके एक हिस्सा को हम लोग क्या किए हैं? खोल चुके हैं। तो खोले तो आपको कैसा संरचना मिलेगा जानते हैं आप? आपको मिलेगा कुछ इस तरह का संरचना। कुछ इस तरह का संरचना आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए जरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्या कोई बता सकते हैं? आप जान रहे हैं? ये जो है ये है हमारा डीएनए। ये क्या है? हमारा डीएनए। इसी तरह से इस तरह से ये एक दूसरे को लपेटते हुए ऊपर चलता है। ऐसा नहीं, हमारा डीएनए जो है ना, कुछ शिक्षक आपको क्या कहेंगे, बता देंगे कि सर ये है डीएनए आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। ठीक है ना। ये जो इस तरह से बनाते हो ना, ये एक दूसरे को कट लगा देते हो, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। डीएनए कभी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। यहां अगर आप देखेंगे तो ये स्पाइरल है, लपेटे हुए है एक दूसरे को। ये ऐसा है, इस तरह से ये क्या है? घुमा हुआ, लपेटते हुए एक दूसरे को। रस्सी को जैसे आप देखते हैं ना लपेटे रहता है वो, ठीक है, या लड़की का चोटी बनाते हुए देखे होंगे। इस तरह से ये क्या होता है, जैसे एक ये है तो इसको क्या, दूसरा लपेटे हुए, एक दूसरे को लपेटे हुए, इस तरह से। बात समझ गया? एंटी पैरेलल है, बराबर में समांतर तरह से वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा। तो इसीलिए हम इसको इस तरह का जो है ये प्रेफर नहीं करते हैं। आप इसको गलत कहेंगे, आप भी कहेंगे, केवल हम नहीं कहेंगे, आपको भी ये बात गलत मानना है। चलिए दोस्तों, तो ये रहा डीएनए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? आनुवांशिक विभिन्नता का, के कारण का। तो ये डीएनए है, ध्यान देंगे, ये हमारा गुणसूत्र और ये डीएनए। और इसके साथ ही इसमें एक और चीज होता है, ये रहा डीएनए। ये क्या रहा? डीएनए। और यहां पर एक और चीज होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि जो हमारा गुणसूत्र है ना, वो बना हुआ होता है किस चीज का? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। चलिए, ये जो लक्षण है हम लोगों का वो इसी गुणसूत्र में संचित है, और इस गुणसूत्र में ये डीएनए इस कार्य को कर रहा है। देखिए, जब जनन होगा, जनन चैप्टर आप पीछे पढ़ चुके हैं, मानव जनन। जब देखे लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है, ये हम सभी लोग बेहतर ढंग से जान रहे हैं। तो लैंगिक जनन के समय क्या होता है कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन जो है, इस समय में क्या होता है कि युग्मक का निर्माण बनेगा, युग्मक का निर्माण होगा। एक शुक्राणु जिसको नर युग्मक कहा जाता है, या पीछे के क्लास में देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अवेलेबल। और यहां पर मिलेगा अंडाणु, ये है मादा युग्मक। ठीक है ना, ये क्या है? मादा युग्मक है। बात समझ गए? तो ये क्या है? शुक्राणु, और ये क्या है? अंडाणु। तो जब लैंगिक जनन में नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु बना, तो इस नर के कोशिका से, यहां हम लोग लिख देते हैं, ये बन रहा है कहां से? नर से। ये बन रहा है कहां से? तो मादा से। ठीक है, नर से और मादा से। तो जब नर के शरीर से शुक्राणु बना और मादा के शरीर से अंडाणु बना, तो होता क्या है कि कोशिका का होता है विभाजन। क्या होगा? कोशिका का होगा विभाजन। शुक्राणु के बनते समय या इस अंडाणु के बनते समय, मादा के कोशिका में अंडाणु के बनते समय और नर के में शुक्राणु बनते समय कोशिका का क्या होगा? विभाजन। जब ये कोशिका का विभाजन होगा तो उसके साथ ही ये इस डीएनए का भी हो जाता है प्रतिकृतिकरण। यानी कि ध्यान देंगे जरा, यहां पर तो एक ही गुणसूत्र में बात किए हैं, ये कोशिका विभाजित होगा तो गुणसूत्र भी विभाजित होगा। यानी कि एक कोशिका विभाजित होकर के अगर 3 कोशिका बनाता है तो हमारा गुणसूत्र भी 3 बार डिवाइड करेगा और 3 गुणसूत्र का निर्माण कर लेगा। ठीक है दोस्त, क्या करेगा? 3 गुणसूत्र का निर्माण कर लिया। अब जब ये गुणसूत्र का निर्माण किया तो उसके नीचे डीएनए भी बनेगा।
बात समझ गए ना। उसके नीचे क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। तो जब डीएनए बनेगा, यहां ध्यान देंगे, कोशिका विभाजित हुआ, केंद्रक विभाजित हुआ, गुणसूत्र विभाजित हुआ, डीएनए भी विभाजित हुआ। तो जब इस डीएनए का होगा प्रतिकृतिकरण यानी कि डुप्लीकेशन, यानी कि ये अपने संख्या को बढ़ा रहा है, तो अपने संख्या को बढ़ाते बढ़ाते ये क्या करता है, ये करता ये है कि इसमें एक स्लाइट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव, एक जरा सा बदलाव आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो बदलाव आपको यहां देखने के लिए मिला वो क्या हुआ, जनक के कोशिका में हुआ ना, जनक के गुणसूत्र में हुआ ना, जनक के डीएनए में क्या हुआ, बदलाव आ चुका है। और वही बदलाव जब आगे जाएगा, यानी कि अब वो बदलाव पहले तो गुणसूत्र में संचित है, अब वो आगे लैंगिक जनन के द्वारा संतान के शरीर में पहुंचा। लैंगिक जनन के द्वारा क्या हुआ, संतान के शरीर में पहुंच गया। अब उस बदले हुए वो बदला हुआ जो कोशिका है वो जब संतान के शरीर में पहुंचेगा तो वो क्या होगा, आनुवांशिक विभिन्नता का कारण बनेगा। क्या होगा, वो आनुवांशिक विभिन्नता का कारण बनेगा। शायद आपको क्लियर होगा क्या कहा गया, सर इतना सारा चीज बता दिए हैं, कुछ नहीं कहा गया है, केवल थोड़ा सा चीज यहाँ 9th से कोरिलेट किया गया कि आपको समझने में आसानी हो। एक बार फिर से देखेंगे, क्विक रिकैप लेंगे जल्दी से। ये क्या है, आनुवांशिक विभिन्नता का कारण और उसका संचय। देखिए जरा, लैंगिक जनन होते समय नर और मादा के शरीर में कोशिका का विभाजन, ठीक है, कोशिका का विभाजन होगा तो केंद्रक भी विभाजित होगा, गुणसूत्र भी विभाजित होगा, डीएनए भी विभाजित होगा। यानी कि जब डीएनए का विभाजन होगा, यानी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहा जाता है इसको, तो जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा तो इस डीएनए में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। थोड़ा सा जैसे ही बदलाव आया तो गुणसूत्र का लक्षण चेंज हो गया, थोड़ा सा बदल गया, केंद्रक का लक्षण थोड़ा सा बदला और उस कोशिका का भी लक्षण थोड़ा सा बदल गया। यानी कि जैसे ही उस कोशिका का लक्षण, उस कोशिका का लक्षण बदला और वो बदला हुआ लक्षण जब संतान में स्थानांतरित हो गया, कहां स्थानांतरित हो गया, संतान में। अभी तक में वो कोशिका में संचित है, संचय हो चुका है उसका संचय, ठीक है, संचय हो गया। लेकिन जब वो आगे आने वाले जनरेशन में, आगे आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया तो वो कारण बनेगा आनुवांशिक विभिन्नता का। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी क्लियर हो चुकी होगी। ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, आनुवांशिक विभिन्नता का संचय जो है ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। और ये बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। क्योंकि ये कैसा बदलाव है, तो ये जननिक बदलाव है, क्योंकि नर माता पिता के कोशिका में विभाजन हुआ है, सॉरी परिवर्तन हुआ है, और माता पिता के कोशिका में परिवर्तन के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न हुआ, जो बदलाव उत्पन्न हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है। चलिए दोस्त, आज के इस बेहतरीन लेक्चर का जो समाप्ति है हम लोग यहाँ करेंगे। आगे आने वाले क्लास में हम लोग मेंडल के बारे में, मेंडल के प्रयोग में क्या सब टर्म उपयोग किया गया था इसके बारे में, और मेंडल्स के कार्य के बारे में, यानी कि क्रॉस के बारे में, संकरण के बारे में बात करेंगे। आज के इस बेहतरीन लेक्चर को हम लोग यही खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम लोगों को भी एनर्जी मिले कि आपके लिए और ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य किया जा सके। चलिए दोस्त, खत्म करेंगे सभा को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।